हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री में सम्राट अशोक, मौर्य वंश के तीसरे शासक और सबसे शक्तिशाली शासक। पिछले दो वीडियो मैंने बनाए हैं मौर्य वंश के ऊपर, मौर्य वंश के जो पहले शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके ऊपर। फिर दूसरे शासक थे बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार थे, उनके बेटे अशोक थे। अशोक का स्थान भारतीय इतिहास में एक अलग ही स्थान है, ऐसा स्थान किसी और राजा को नहीं मिला। और इसके साथ साथ हम एक ऐसे युद्ध के बारे में भी बात करेंगे जिस युद्ध ने, मैं समझता हूं, दुनिया का एकमात्र ऐसा युद्ध हुआ जिसने युद्ध जीतने वाले शासक का ही जीवन परिवर्तित कर दिया। अशोक जो पहले एक बड़ा क्रूर शासक था, शासक बनने से पहले, राजा बनने से पहले अशोक ने अपने 99 भाइयों का वध किया था। और किस तरह इस युद्ध के बाद वो परिवर्तित हो गया। तो अशोक का जो शासन था वो था 273 बीसी टू 232 बीसी, 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। कुछ बातें जान लेते हैं हम अशोक के बारे में। पिता इनके बिंदुसार थे, मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। फिर उनका बेटा हुआ बिंदुसार, ये बिंदुसार के बेटे अशोक थे। जब इनका जन्म हुआ, इनकी माता को बड़ी चाह थी, हर मां को चाह होती है संतान की। तो इनके जन्म के बाद इनकी माता ने कहा कि अब मैं अशोक हो गई हूं, शोक रहित हो गई हूं, विदाउट सोरो, भी मेरा जो शोक था, जो दुख था, वो खत्म हो गया। और इसी से इनका नाम अशोक हो गया। टोटल ये 101 भाई थे। ये मैंने बिंदुसार वाला जो वीडियो था उसमें बताया था कि बिंदुसार की 16 पत्नियां थी, 101 भाई थे। तो 101 भाइयों में से एक तो स्वयं अशोक हो गया, तो बाकी 100 में से 99 भाइयों का वध किया, तब जाकर के शासक बना। एक भाई तिष्या, इसको छोड़ा गया, इसको ज्यादा प्यार करता था अशोक। राधागुप्त वो मंत्री था जिसने अशोक को राजा बनवाने में बहुत इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। क्योंकि ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि बिंदुसार चाहता था कि उसके बाद जो उसका उत्तराधिकारी हो, जो राजा बने, वो बड़ा बेटा था सुशील। लेकिन बिंदुसार के समय में 2 विद्रोह हुए थे तक्षशिला में। एक विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा गया था, अशोक ने उसको बड़े सफलतापूर्वक विद्रोह को दबाया। एक विद्रोह को दबाने के लिए सुसीम को भेजा गया था, सुसीम उसमें असफल रहा। धीरे धीरे जो मंत्री परिषद थी उनका विचार ये धीरे धीरे बनने लगा कि अशोक ही आने वाले समय में सही राजा हो सकता है। लेकिन बिंदुसार चाहता था कि सुसीम राजा बने। तो 4 साल तक इनका संघर्ष चलता रहा। 4 साल के बाद वास्तव में शासन तो कब से कब तक कहा जाता है, 273 बीसी से, लेकिन वास्तव में 4 साल के संघर्ष के बाद 269 बीसी में हम कह सकते हैं कि वास्तविक रूप से ये निश्चिंत होकर के एक राजा बना। और अपने समय में बड़ा राज्य विस्तार किया अशोक ने। अफगानिस्तान, जो वर्तमान में अफगानिस्तान है और जो बांग्लादेश है, तो वर्तमान में अफगानिस्तान जो है वहां से लेकर के बांग्लादेश तक सब अशोक के शासन के अधीन था। एक राज्य ऐसा था बीच में, कलिंग, जो स्वतंत्र था। अब अशोक की नीति थी राज्य विस्तार की, इसलिए भी वो कलिंग को जीतना चाहता था। दूसरा जो कलिंग का क्षेत्र है, ये वर्तमान में उड़ीसा है, जो वो क्षेत्र है। एक हमारे राष्ट्रीय गान में भी एक पंक्ति आती है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा उत्कल। जो उत्कल है वो यही उड़ीसा का क्षेत्र ही है, या कहिए कलिंग का क्षेत्र ही था। तो जो प्राचीन समय में कलिंग था, वर्तमान में उड़ीसा है। उड़ीसा का कुछ क्षेत्र जो है इसको ही उत्कल कहा जाता था। तो जहां उड़ीसा है उससे साथ जो है समुद्री सीमा है, बंगाल की खाड़ी है। तो
कुछ ऐसे देश भी थे जिनसे व्यापारिक संबंध बनते थे समुद्री रास्ते के द्वारा, और जो बंदरगाहें थी उन पे अधिकार था कलिंग के राजा का। कलिंग के राजा का नाम था अनंत पद्मानभ। तो एक तो राज्य विस्तार करना था अशोक को, दूसरा कलिंग रुकावट था अशोक के लिए, और अन्य देशों के साथ संबंध जोड़ने में, व्यापारिक संबंध बनाने में, इसलिए यह कलिंग को जीतना चाहता था। तो जो कलिंग का युद्ध हुआ वो बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उसमें इतिहासकारों ने जैसा बताया है कि लगभग 1 लाख सैनिक मारे गए और 1.5 लाख ऐसे थे जो घायल हो गए या बंदी बना लिए गए। ब्लडशेड, बहुत रक्त रंजित युद्ध था ये। तो जब युद्ध समाप्ति के बाद अशोक ने देखा युद्ध भूमि में, उसकी रूह कांप गई। चारों तरफ क्रंदन ही क्रंदन था। कोई मां अपने बेटे के लिए रो रही थी, कोई पत्नी अपने पति के लिए रो रही थी, बच्चे अपने पिता के लिए रो रहे थे। इतना भयानक दृश्य हम तो कल्पना ही कर सकते हैं, लेकिन इतिहासकारों ने जैसा कहा इतना भयानक दृश्य था कि जिसको देख करके अशोक को बड़ा पश्चाताप हुआ। वहीं कलिंग में ही एक नदी बहती थी, दया नदी। आज भी उड़ीसा में नदी है दया नदी। तो उसमें इतना खून बहा तो कहा जाता है कि वो खून की नदी बन गई थी। वास्तव में तो नदी में पानी ही था, उसके बाद खून आया, लेकिन ऐसा लगता था कि दया नदी खून से भरकर ही चल रही हो। तो इतना भारी विनाश देख करके अशोक का हृदय भी परिवर्तित हो गया। उसने अपनी नीति बदल ली। इतना पश्चाताप हुआ कि उसने युद्ध नीति को छोड़ ही दिया हमेशा के लिए। भेरी घोष से धम घोष की तरफ वो चला गया। भेरी का मतलब नगाड़े बजाना, युद्ध नीति। भेरी जो नगाड़े बजते हैं युद्ध के, तो युद्ध नीति छोड़ करके धम नीति की तरफ चला गया। बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। तो कलिंग युद्ध जो है अशोक के जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था। नॉन वायलेंस, बिल्कुल अहिंसा का पुजारी हो गया, हिंसा छोड़ दी। जिस व्यक्ति ने राजा बनने से पहले अपने 99 भाइयों को मारा हो और वो ये कहे कि मैं हमेशा के लिए हिंसा को छोड़ दूंगा, तो कितना बड़ा एक परिवर्तन था। ये परिवर्तन केवल राजा अशोक के व्यक्तिगत जीवन में नहीं हुआ, इस युद्ध से मगध के और हम कह सकते कि भारत के लिए भी एक नई दिशा तय हुई। फिर इसने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद बौद्ध धर्म से ज्यादा प्रभावित था अशोक। अशोक के जो दादाजी थे चंद्रगुप्त, वो जैन धर्म के अनुयायी थे। अशोक के पिता बिंदुसार जैन और बौद्ध धर्म के अलावा एक आजीविक संप्रदाय भी उस समय था, बहुत ज्यादा नहीं चला। वो आजीविक संप्रदाय के अनुयायी थे और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी बने। फिर इन्होंने कुछ मिशनरीज भेजे, अलग अलग देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कुछ लोग भेजे। कहां कहां? मुख्यतः बहुत जगह भेजे। एक तो भारत के ही दक्षिण में 2 राज्य थे, वहां एक चोल वंश का शासन था, एक पांड्य वंश का शासन था। इनके साथ युद्ध नहीं किया अशोक ने, तो इनके पास भेजे। 5 ग्रीक राजाओं के पास भेजे। यूनान के देश, सीरिया, ये ग्रीक का ही पार्ट था। इसका राजा था एंटियोकस सेकंड। पिछले वीडियो में मैंने बताया था बिंदुसार के समय में सीरिया का राजा था एंटियोकस फर्स्ट, जिसने अपना प्रतिनिधि बिंदुसार के दरबार में भेजा हुआ था एक राजदूत के रूप में। तो इस समय जो है राजा सीरिया का था एंटियोकस सेकंड। ऐसे ही जो इजिप्ट है, मिस्र है जो वर्तमान देश, ये भी ग्रीक का ही हिस्सा था और इसके राजा थे फिलाडेल्फस टोलमी सेकंड। फिलाडेल्फस टोलमी सेकंड, इनके पास भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजे। एक और राजा था एंटिगोनस, मैसेडोनिया का राजा। मैसेडोनिया का मैंने सिकंदर वाले उसमें बताया था, जो सिकंदर के पिता थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान कहते हैं जिनको,
वो भी मैसेडोनिया के ही शासक थे, फिलिप। ग्रीक का ही एक और हिस्सा था सिरीन, वहां का राजा मगस था, और एक अलेक्जेंडर था, एपिरस। ये अलेक्जेंडर वो अलेक्जेंडर नहीं है जिनको हम सिकंदर बोलते हैं। अलेक्जेंडर कई हुए हैं इतिहास में, तो अलेक्जेंडर फर्स्ट ऑफ एपिरस। इन 5 ग्रीक किंग्स के पास बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने अपने लोग भेजे। साथ ही साथ सीलोन, जिसको हम श्रीलंका कहते हैं, यहां तो अपने बेटे और बेटी को ही भेजा। अशोक के एक बेटे का नाम था महेंद्र, बेटी का नाम था संघमित्रा, उनको यहां भेजा गया। साथ ही साथ जो बर्मा है, इसका नाम स्वर्ण भूमि था, तो यहां भी बौद्ध धर्म के लिए इन्होंने, अशोक ने मिशनरीज भेजे। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन फिर भी उसने अपना कोड ऑफ कंडक्ट बनाया, लोगों के जीवन के लिए एक आचरण उनका कैसा हो। अशोक ने अपना अलग एक धर्म बनाया, बड़ी सामान्य बातें थी उसमें। नो सेक्टेरियन फेथ, ये कोई सांप्रदायिक नहीं था कि किसी एक ही संप्रदाय के लिए हो। ओबे योर पेरेंट्स, माता पिता का पालन करो, अब ये बातें तो हमेशा से चली आती आई है। रिस्पेक्ट टू ब्राह्मणाज, ब्राह्मणों का अलग स्थान था उस समय वही, तो उनका सम्मान होना चाहिए। बुद्धिस्ट मंक, जो बौद्ध सन्यासी है, उनका सम्मान होना चाहिए। मर्सी टू स्लेव्स, जो स्लेव है, दास प्रथाएं भी थी, और जो सर्वेंट्स है उनके प्रति दया का भाव होना चाहिए। और इन्होंने जो अंतिम लक्ष्य है, जो स्वर्ग का जिक्र किया है, निर्वाण जो शब्द आता है वो बौद्ध धर्म में आता है, और स्वर्ग या हेवन की बात आती है हिंदू वैदिक धर्म में, कह सकते हैं। हिंदू शब्द तो बाद में मतलब विदेशों से आया, तो वैदिक धर्म में या हिंदू धर्म में कह सकते हो, जो स्वर्ग की अवधारणा है उसका ज्यादा जिक्र किया। तो इसका मतलब ये है कि अशोक सभी धर्मों का सम्मान करता था, बौद्ध धर्म का अनुयायी होते हुए भी सभी धर्मों का सम्मान करता था। इसके बाद धीरे धीरे जो लेटर मौर्यस थे, मौर्य वंश का पतन हो गया। बाद के शासक इतने योग्य नहीं थे। 232 बीसी यानी अशोक के बाद 185 बीसी तक मौर्य वंश रहा। कुणाल अशोक का बेटा था, लेकिन इसकी कुणाल की एक सौतेली मां थी। जब कुणाल को राजा बनना था, इसकी सौतेली मां ने इसको अंधा बनवा दिया किसी तरह से षड्यंत्र करके। तो फिर उस समय अशोक का ही एक और बेटा था, कहीं कहीं सुयश कहा गया है, कहीं कहीं तीवल कहा गया है, उसका बेटा दशरथ यानी अशोक का पोता। कुणाल अशोक का बेटा, लेकिन दशरथ कुणाल का बेटा नहीं, दूसरे बेटे से बेटा हुआ था। तो अशोक का पोता दशरथ जो है वो शासक बना, और दशरथ के बाद फिर जो कुणाल था उसका बेटा संप्रति वो शासक बना। और करते 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 अंतिम जो शासक था मौर्य वंश का वो था बृहद्रथ। और बृहद्रथ जब शासक बना, उसके बाद बृहद्रथ का एक कमांडर इन चीफ कहिए, आप सेनापति कहिए, वो था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी। कब? 185 बीसी में। और उसके बाद इतिहास में एक नया वंश आया जिसका नाम शुंग वंश है। जब भी हम इतिहास का जब अगला वीडियो में बनाऊंगा वो शुंग वंश पे आएगा, पुष्यमित्र शुंग के ऊपर। तो मौर्य वंश के 3 महान शासक हुए। चंद्रगुप्त मौर्य, उनका बेटा बिंदुसार, उनका बेटा अशोक। अशोक सबसे महान हुए। फिर धीरे धीरे करते करते कुछ बाद के राजा हुए, और अंतिम राजा इसका बृहद्रथ था, जिसके बाद यह वंश खत्म हो गया। क्यों खत्म हुआ भाई? क्या कारण रहे? पैसिफिक पॉलिसी। एक तो ज्यादा ही जो अहिंसा प्रिय लोग होते हैं, शांति प्रिय लोग होते हैं, उसका भी दूसरे लोग, दूसरे शासक, दूसरे राजा फायदा उठाते ही हैं। तो जो शांति प्रियता थी वो धीरे धीरे, ये नीति भी बाद में पतन का कारण बनी। ब्राह्मणिकल रिएक्शंस। अब ब्राह्मणों का अपना वर्चस्व था अपने धर्म में, तो बौद्ध धर्म का प्रचार बहुत हो गया था,
तो ये बड़े धीरे धीरे विरुद्ध हो गए थे। वीक सक्सेसर्स, जो उत्तराधिकारी थे अशोक के, वो ज्यादा शक्तिशाली नहीं थे। फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए, बहुत बड़ा साम्राज्य हो गया था, बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत थी, इतना शायद अरेंज ना हो पाया हो। कुछ इंटरनल रिवोल्ट्स, आंतरिक विद्रोह होने शुरू हो गए, और एक्सटर्नल इन्वेजन्स और बाह्य आक्रमण होने शुरू हो गए। इनसे धीरे धीरे करके मौर्य वंश का पतन हो गया। अब आपको अगर वीडियो ठीक लगते हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, समय मिले तो कमेंट कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।